नमस्कार। जब से ये फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। वैसे तो फॉर्म बहुत सिंपल है, लेकिन 3-4 जगह डाउट होता है, तो मुझे लगा कि मैं वो आप सबके सामने क्लियर कर दूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा डाउट जो जेन्युइन डाउट है वो जब अपनी कैटेगरी डालते हैं, और जो जनरल वाले बच्चे हैं शायद उनके लिए सबसे आसान है। दो कन्फ्यूजन हमेशा आती है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और इसी वीडियो में मैं आपको ईडब्ल्यूएस के राज की बात भी बताऊंगा, तो ध्यान से भरिएगा। अब थैंकफुली वो लोग आपसे फिलहाल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा रहे हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं, तो आप बच गए हैं वो गलती करने से उन लोगों के लिए भी जो अपना फॉर्म भर दिया है। गलती क्या है, पहले बात करते हैं कैटेगरी पे। जैसे शेड्यूल कास्ट, पूरी इंडिया में शेड्यूल कास्ट ही होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, पीडब्ल्यूडी होते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ओबीसी में। एक नेशनल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। अब मैथमेटिकली समझिए, जो भी नेशनल ओबीसी है वो स्टेट ओबीसी तो होता ही है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टेट ओबीसी हैं तो नेशनल होंगे, ये सबको क्लियर है। नेशनल बड़ा हो गया तो अगर किसी जात को नेशनल में ओबीसी का दर्जा है तो हर स्टेट में वो हो ही जाएगा। बहुत कम ऐसे स्टेट होंगे जो नेशनल ओबीसी को मना करेंगे कि नहीं तुम हमारे स्टेट के ओबीसी नहीं हो, बट वाइस वर्सा बहुत होता है। अब देखिए, नीट का जो फॉर्म है ये सेंट्रल फॉर्म है, राइट। तो अगर आप उन कैटेगरी में आते हैं जो नेशनल ओबीसी नहीं है और स्टेट ओबीसी हैं, किसी भी स्टेट के, 3 स्टेट के, तो आप नेशनल लेवल पे अपने आप को जनरल भरेंगे। फिर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर फिर जब हमारी काउंसलिंग होगी तो हम तो जनरल में आ जाएंगे। देखिए नहीं, एक तो मैं बार बार समझाता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, ये आप कई बार भरेंगे, ये तो नीट का फॉर्म है। सिमिलरली जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब ऑफकोर्स इस डेटा को लिया जाता है। सिमिलरली स्पेशली जब आप स्टेट कोटास का शुरू करते हैं तो उसके हिसाब से चलता है। तो इमेजिन कीजिए एक इंसान जो कि दिल्ली में प्राइवेट नहीं है, तो दिल्ली एग्जाम्पल इज़ नॉट राइट, हरियाणा में ओबीसी है, नेशनली ओबीसी नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ ओबीसी के लिए एलिजिबल है समझिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर, बीएचयू, इसमें भी ओबीसी कोटा होता है, बट चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें चलता है सिर्फ नेशनल ओबीसी। तो एम्स दिल्ली में हो या एम्स झज्जर में हो या एम्स रायबरेली में हो, गोरखपुर में हो, मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ एम्स की लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस स्टेट में आ रहा है। एम्स की हर सीट हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जैसे होती है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एम्स, जिपमर, बीएचयू, इनमें अगर आप स्टेट ओबीसी हो तो आपको ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा, इसमें नेशनल ओबीसी वाले को ही सीट मिलती है। क्लियर हो गया। सिमिलरली जो स्टेट से ऑल इंडिया कोटा निकाला गया, जो लास्ट ईयर तक ओबीसी नहीं था, तो हर स्टेट की मेडिकल कॉलेज से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जानती हैं, हम सभी जानते हैं। तो मोटा मोटी अगर 40,000 सीटें हैं तो 6,000 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती थी, जिसका लास्ट ईयर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। इस साल जो ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया 27%, इन्हीं 6,000 सीट में वो भी नेशनल ओबीसी को मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा भी नेशनल सीटें बन गई। तो अगर आप नेशनल ओबीसी हैं तो आप नेशनल एआईक्यू के लिए एलिजिबल होंगे, सारी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होंगे ओबीसी, और नहीं तो आप इसमें जनरल आ जाएंगे। फिर आपके ओबीसी का फ़ायदा होगा जब आप स्टेट कोटा शुरू करेंगे अप्लाई करना। तो लेट्स से अगर आप बिहार के ओबीसी हैं तो फिर बिहार के स्टेट के जब रिजर्वेशन वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बोथ फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन का बहुत इस्तेमाल नहीं होता, पर कई जगह होता है जहाँ पर कट ऑफ अलग चलती है, जैसे पंजाब में या बाकी सब स्टेट्स में। काफ़ी जगह प्राइवेट कॉलेज में कोई कैटेगरी डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं है, वो हर स्टेट का रूल अलग है। जैसा हम सभी जानते हैं, कुछ फुली क्लोज स्टेट होते हैं, कुछ हाफ क्लोज स्टेट होते हैं। किन्हीं प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी रिजर्वेशन है, किन्हीं में नहीं है। हर सीट सबके लिए बराबर है जो फीस भर सकता है। कभी बार कैटेगरी रिजर्वेशन में आपको कम मार्क्स पर सीट मिल जाती है, तो वो सब आप खुद स्टडी कर सकते हैं, या जो भी आपका प्रोफेशनल काउंसलर्स है वो आपको गाइड करेंगे। तो इस फॉर्म में जब आप ओबीसी भर देंगे अपने आप को, तो मान के चलिए आप नेशनल ओबीसी हैं और आप स्टेट ओबीसी हैं तो जनरल भरेंगे और बाद में आपका काम हो जाएगा। अब आता है दूसरा ईडब्ल्यूएस। हम सभी जानते हैं नेशनल ईडब्ल्यूएस है 8 लाख इनकम से कम, प्लस वो एग्रीकल्चर लैंड, प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वो माना जाता है जिसकी इनकम 4 लाख से कम होती है। बाकी 2 रूल सेम है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल हैं और आपकी इनकम 6 लाख है तो आप हिमाचल प्रदेश के कोटा से बाहर हो जाते हैं, तभी नेशनली आप अलाउड हैं, विच मीन्स वंस अगेन नेशनल यूनिवर्सिटीज़, सोचो अभी 6 लाख इनकम है, हिमाचल के आप डोमिसाइल हैं, तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर, बीएचयू में आप ईडब्ल्यूएस होंगे, ऑल इंडिया कोटा में आप ईडब्ल्यूएस होंगे, लेकिन हिमाचल के स्टेट में आप ईडब्ल्यूएस नहीं होंगे।
तो अगर आपको हिमाचल के लिए भी एलिजिबल रहना है तो अपना EWS का सर्टिफिकेट जो लोग बनवाते हैं वो 4 लाख से कम का बनवाइएगा। अभी आप शुक्र है उन्होंने अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराए, अगर करवाए होते हो, अगर अपना 7 लाख के हिसाब से अपलोड कर देते, जबकि बाद में आपको पता चलता कि हिमाचल में तो 4 लाख चाहिए, तो दोबारा फिर आप इतनी जल्दी EWS को चेंज नहीं कर सकते। तो एज सेड थैंकफुली उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है येस नो आर यू EWS और नॉट, और क्योंकि कोई फॉर्म कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा रहे हैं तो हम बच गए, आई शुड से लाइक दैट। बट जनरली इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि EWS का सर्टिफिकेट जब आप बनवाएं तो 8 के हिसाब से मत बनवाइएगा, अपने अपने स्टेट की खासकर, क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम चांस अपने स्टेट के कोटा की सीट्स में होता है, राइट, जो 85% सरकारी कॉलेज होते हैं, उसी के लिए EWS है। प्राइवेट में तो EWS का फ़ायदा है नहीं, अनलेस अनटिल आप पंजाब गुजरात में है जहाँ फीस सब्सिडाइज्ड है। डीम्ड में भी सबकी फीसें सेम होती हैं, तो अपने स्टेट का जरूर चेक कीजिएगा कि उनका EWS रूल क्या है। और मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द स्टेट का 8 लाख से कम है, किसी का 6 है, किसी का 4 है। तो आप खुद स्टडी कर सकते हैं, या जो भी आपका प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं जैसे हम आपकी हेल्प करते हैं जब भी वो टाइम आता है, या जो भी हमारे साथ ऑलरेडी एंगेज हो जाते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको किस स्टेट के डोमिसाइल में आप आते हो और कितने का आपको EWS बनवाना चाहिए। इसके अलावा बहुत लोगों की कन्फ्यूजन आ रही है सर क्लास 11th को लेके, कि आपको पता ही है कि 2020 में भी पेपर हुए ही नहीं थे, इंडिया में डमी स्कूल का बहुत चलन है, हमारे पास रोल नंबर नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में कोई रोल नंबर तो होता नहीं है। और देखिए 11th क्लास का रोल नंबर बड़ा इनफॉर्मल होता है, वो कोई 10th या 12th की तरह एक सीरियल नंबर से नहीं होता। तो आपका स्कूल अगर आपको 12121 भी देता है तो वो रोल नंबर भी चलेगा जो रोल नंबर की फील्ड है। उसके अलावा आप अक्सर जो वो है ना कि आप रूरल में पढ़े हो अर्बन में पढ़े हो, वो वाला क्वेश्चन है कि आपका प्लेस ऑफ स्कूल रूरल अर्बन है। तो देखिए बहुत सारे डेटा है जो कि NTA कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए। यस, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आप रूरल या अर्बन में थे, आपने सेल्फ प्रिपरेशन की थी या कोचिंग ली थी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनका आपका रिजल्ट में काउंसलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तरह से सरकार की मुहिम है अपनी पॉलिसीज़ को सुधारने के लिए। अगर वो ये देखते हैं कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है मेडिकल सीट्स में, तो शायद वो लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे, जिसकी डिमांड तमिलनाडु करता है बार बार, और तभी वो नीट को मना करता है क्योंकि उनका एक अपना रूल था। सिमिलरली फैम इनकम ऑफ मदर फादर, ऑफ कोर्स इसका फ़िलहाल उस कॉलम का EWS से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने वैसी मैक्सिमम स्लैब 8 लाख की दे रखी है, तो आप कुछ भी भर देंगे, बहुत ज़्यादा उसको वो रेलिवेंस में नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप EWS पे भर रहे हैं तो फिर हिसाब से ज़रा दिमाग से कम ही भरिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि वैसे EWS दिखा रहे हो और वैसे फादर मदर की मिला के 8 भी दिखा दिया आपने, तो आप तो 16 के हो गए, तो फिर कैसे आपको EWS मिलेगा, उसका ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस फॉर्म से आपका जो स्टेट कोटा है वो डिसाइड नहीं होता है, आपके प्लेस ऑफ स्कूल से, लोकेशन ऑफ स्कूल से, जिसे कहते हैं वो बाद में आपकी गर्दन नहीं पकड़ेंगे कि आप तो हरियाणा में पढ़े हो या दिल्ली में पढ़े हो तो हरियाणा का स्टेट कोटा क्यों मांग रहे हो। तो जब मैंने बोला जब हर एक स्टेट का इंडिविजुअल फॉर्म खुलेगा तो आप सेम मेहनत दोबारा होगी, और तब आप दिखा सकते हो कि मेरा स्कूल कौन सा था, और तब वो आपसे फॉर्म्स मांगते हैं जब एक्चुअली काउंसलिंग होती है। ठीक है, सो ये ब्रॉड चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन था। बाकी आई थिंक अपना नाम लिखना, मार्क्स लिखना, कि स्कूल में पढ़े हो, वो बहुत सिंपल है। जो बाकी कई अच्छे काउंसलर्स ने वीडियोस बना दी हैं डिटेल में, उनको देख लीजिए। मेरा हमेशा पर्पस होता है कि आपको वो जानकारी देना तो बाकी जो काउंसलर्स मिस कर गए हैं या वो उस तरफ से नहीं सोचते, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।